बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद इशफाक महारवी, प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। आज का लेक्चर भी पीपीएससी, एफपीएससी के कैंडिडेट्स और एंट्री टेस्ट में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ा हेल्पफुल है। एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 गैसेस, जिसमें बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट्स और कैलकुलेशंस को मैंने पेश किया है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं कि मैटर एग्जिस्ट इन 4 स्टेट्स, दैट इज़ गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज़ गैस, और हमारे इर्द गिर्द जो ज़्यादा मैटर है वो सॉलिड फॉर्म में है। गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स की जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मैंने डिस्कस किया है कि गैसेस में वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, नेग्लिजिबल फोर्सेस होती हैं, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, रैंडम मोशन होती है, हैफाजार्ड मोशन, बेतरतीब, कोई डायरेक्शन नहीं। गैसेस के मॉलिक्यूल्स पर ग्रेविटी का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। ये नहीं होता कि किसी वेसल में गैस है तो वो सारी बॉटम में पड़ी हुई है, नहीं, वो पूरे कंटेनर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और गैसेस में जो काइनेटिक एनर्जी है 12 mv², वो उसकी मोशन की वजह से होती है, मॉलिक्यूल्स के स्पीड की वजह से, वेलोसिटी की वजह से। लिक्विड्स में जो फोर्सेस हैं वो गैसेस से स्ट्रॉन्गर हैं लेकिन सॉलिड्स से वीकर हैं, यानी इंटरमीडिएट हैं, बैंड हैं गैसेस और लिक्विड्स के। लिक्विड्स का वॉल्यूम डेफिनेट और इनको कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता। सॉलिड्स में कोई डिफ्यूजन नहीं होती, ये भी नॉन कंप्रेसिबल। लिक्विड्स और ये दोनों नॉन कंप्रेसिबल वॉल्यूम, क्योंकि इनके दरमियान, इनके पार्टिकल्स के दरमियान नेग्लिजिबल एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। गैसेस में तो मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह, और लिक्विड्स में भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन सॉलिड्स में ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल और ऑसिलेशनल मोशन होती है। यूनिट्स ऑफ प्रेशर के हवाले से वो जो सी लेवल पे मरकरी का कॉलम रखा जाए तो उसकी लेंथ 76 सेंटीमीटर होती है और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, लिहाजा 760 मिलीमीटर। उस ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सी लिया जाता है। अब एक स्केच बना दिया है कि 1 ATM जो है वो कौन कौन से फर्दर यूनिट्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1 ATM 760 mmHg के इक्वल होता है, या 1 ATM 760 टॉर्क के भी इक्वल होता है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के बराबर हैं। सो 1 mmHg इज़ आल्सो इक्वल टू 1 टॉर्क, और 1 ATM 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के भी बराबर होता है। और ये SI यूनिट है, इसी को पास्कल भी कहते हैं। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया मीटर स्क्वायर में, ऊपर ले जाएंगे तो -2। तो ये याद रखें कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज़ द SI यूनिट ऑफ प्रेशर विच इज़ आल्सो कॉल्ड पास्कल। इन दोनों में से कोई भी आ जाए तो आपने टिक करना है एज SI यूनिट। और 1 ATM इज़ इक्वल टू 101325 पास्कल, दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 पास्कल। पास्कल को 1000 पे डिवाइड कर दें तो किलो पास्कल, सो 1 किलो पास्कल इज़ इक्वल टू 1000 पास्कल। 1 ATM इज़ इक्वल टू 1.01325 बार, और 1 बार इज़ इक्वल टू 1000 मिली बार। तो ये 1013.25 मिली बार, ये वाला यूनिट माहिरीन मौसमियात मेट्रियोलॉजिस्ट्स यूज़ करते हैं। 1 ATM इज़ इक्वल टू 14.7 PSI पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। ये इंजीनियरिंग वर्क्स में यूनिट यूज़ होता है। अब इनका उलट भी आपको पता होना चाहिए कि 1 mmHg कितने की इक्वल है। तो 1 ATM को 760 पे डिवाइड कर देंगे तो ये ATM आ जाएगा 1 mmHg, 1 टार, 1 पास्कल। इसी तरह निकालनी है ये वैल्यू 1 बार, और 1 बार 1 ATM से ग्रेटर होता है, ये भी याद रखें। 1 बार इज़ इक्वल टू 10⁻⁵ पास्कल, और 1 PSI इज़ इक्वल टू 0.068 ATM। गैस लॉज हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोज लॉ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन।
ये भी एक टेबल की फॉर्म में, ताकि तमाम चीज़ें आपके सामने हों तो फिर उनको स्टडी करना ज़्यादा इजी हो जाता है। एक बात यहाँ ये जहन में रखें कि जब भी कहा जाता है द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस या गिवन मैस ऑफ गैस, तो इसका मतलब है कि वो मैस जो है वो फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का मतलब है कि उसके जो मोल्स हैं वो भी कांस्टेंट हैं। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। शर्त यह है कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा जाए, मोल्स के साथ साथ टेम्परेचर भी कांस्टेंट, यानी इन दोनों में जो चेंज है वो ज़ीरो है, ये दोनों कांस्टेंट हैं। तो फिर जितना प्रेशर आप ज़्यादा लगाते जाएंगे उतना वॉल्यूम डिक्रीज़ होता जाएगा। और अगर आप यहाँ इक्वलिटी लगाना चाहें तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो कांस्टेंट यहाँ k है तो v इज़ इक्वल टू के ओवर p, p इधर ले जाएंगे, पी वी इज़ इक्वल टू के। और अगर आप इनिशियल और फाइनल कंडीशंस यूज़ कर रहे हैं तो फिर p1 v1 इज़ इक्वल टू p2 v2। अब यहाँ पर k का यूनिट क्या बन रहा है, प्रेशर अगर एटीएम में रखें, वॉल्यूम dm क्यूब में, तो k का ये यूनिट है। और ये बात भी याद रखें कि ये बॉयल्स लॉ में जो हम ग्राफ्स प्लाट करते हैं उनकी कर्व्स को आइसोथर्म्स कहा जाता है। ये भी एमसीक्यू के हवाले से। चार्ल्स लॉ में ये बात बड़ी अहम है कि आपने यहाँ जो टेम्परेचर है वो ना तो सेल्सियस स्केल यानी सेंटीग्रेड स्केल वाला भी नहीं है, डिग्री सी वाला भी नहीं है, फ़ारेनहाइट वाला भी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ केल्विन स्केल वाला टेम्परेचर है। तो वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर। और यहाँ पर भी प्रेशर और n जो है नंबर ऑफ़ मोल उस गैस के आपने चेंज नहीं करने, तो फिर ये रिलेशनशिप होल्ड करता है। और यहाँ अगर इक्वल लगाना चाहें किसी केस से मल्टीप्लाई करें, v इज़ इक्वल टू के टी इधर ले आए तो v ओवर टी इज़ इक्वल टू के। और इनिशियल और फाइनल कंडीशन में v1 ओवर t1 इज़ इक्वल टू v2 ओवर t2। यहाँ k का यूनिट जो है वो dm क्यूब पर केल्विन है, पर केल्विन यहाँ पर आपने हमेशा याद रखना है। और अगर चार्ल्स लॉ में अगर आपने ग्राफ प्लाट करेंगे तो इसकी कर्व्स को आइसोबार्स कहते हैं, इनकी जो लाइंस आएंगी ग्राफ की उनको आइसोबार्स कहते हैं। एवोगैड्रोस लॉ में वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। और इसमें यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होते हैं, यानी इनमें कोई चेंज नहीं आती। यहाँ इक्वल लगाना चाहें तो फिर किसी k से मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट से, तो v इज़ इक्वल टू के एन और k इज़ इक्वल टू v ओवर n। यहाँ v1 ओवर n1 इज़ इक्वल टू v2 ओवर n2। और यहाँ जो k का यूनिट है वो dm क्यूब पर मोल है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन में रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखे जाते हैं। यहाँ इक्वल लगाएंगे तो यहाँ k से मल्टीप्लाई करेंगे, k ओवर d अंडर रूट, d उधर ले जाएं तो r मल्टीप्लाई d का अंडर रूट इज़ इक्वल टू k। और इनिशियल और फाइनल कंडीशंस में ये 1 1 और 2 2। और अगर रेट से एक साइड पर रखना चाहें तो ये R2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये D1 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। और ये याद रखें कि इसका 1 अगर ऊपर है तो उसका 1 नीचे, क्योंकि ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वेरी इम्पॉर्टेंट ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में रिज़ल्ट्स हैं, तो मैंने इसको भी टेबल की फॉर्म में बनाया है। यहाँ पर अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली जो पैरामीटर्स हैं वो यूज़ होंगे। और ये ग्राफ है कि इसमें जो कर्व्स हैं वो कैसे आएंगी, तो यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन है। अब पहले ग्राफ में प्रेशर जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस एटीएम में और वॉल्यूम जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस डीएम क्यूब में। एक्स एक्सिस के ये एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी कहते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। इसकी कर्व्स को चूँकि बॉयल्स लॉ को स्टडी कर रहे हैं तो ये आइसोथर्म्स कहलाती हैं जो कर्व्स होती हैं। अब यहाँ पर T1 एक लो टेम्परेचर है, ये ओरिजिन से कम फासले पर है। अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दें और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर लें फिर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर फिर आपने ये वैल्यूज़ लेकर ग्राफ प्लाट करना होता है, क्योंकि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर और मोल्स जो हैं वो फिक्स रखे जाते हैं, कांस्टेंट रखे जाते हैं।
तो T1 से हायर टेम्परेचर पे ये जो आइसोथर्म है ओरिजिन से दूर हो गई है, T3 पे और दूर हो गई है। रीज़न ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता जाता है। इन कर्व्स को आइसोथर्म्स और हाइपरबोलिक कर्व्स कहते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन या डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एक्सेस आप कह सकते हैं कि इन आइसोथर्म्स का डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाता है। और जब भी आपने प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज़ को स्टडी करना है तो आपने T और N को कांस्टेंट रखना है। सेकंड ग्राफ में अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1/v और अलॉन्ग वाई एक्सिस P लिया गया प्रेशर। और यहाँ ये बात याद रखें कि वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली हैं, लेकिन जब इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम आप ले लेते हैं तो फिर प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। व्हेन प्रेशर इज़ क्लोज टू ज़ीरो अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी बहुत कम प्रेशर है ज़ीरो के करीब, तो वॉल्यूम ज़ाहिर बहुत हाई होगा। वॉल्यूम इतना हाई होगा कि उसका इन्वर्स लेंगे तो वो भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा। यहाँ पर ये लो टेम्परेचर है, T2 हायर टेम्परेचर है, तो ये जो कर्व है वो उधर प्रेशर एक्सिस की तरफ ये जा रही हैं। वजह ये है कि T1 पे यहाँ 1/v की वैल्यू ज़्यादा है, T2 पर जो 1/v की वैल्यू होगी कम हो जाएगी। T3 हाइट और हायर टेम्परेचर पे 1/v की वैल्यू और कम, और जितना जितना ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, तो 1/v की वैल्यू कम से कम होती जाएगी और ये ओरिजिन के करीब ज़ीरो के करीब आ जाएगी। इस वजह से ये जो लाइंस हैं उधर प्रेशर एक्सिस की तरफ करीब होती जा रही हैं। तो यहाँ लिख दिया मैंने कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्लोजनेस टू प्रेशर एक्सिस ये ज़्यादा होती जाएगी। थर्ड ग्राफ जो है वो प्रेशर अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और PV जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है। इसमें चूँकि PV जो है वो कांस्टेंट रहता है एट एनी प्रेशर, जितना मर्ज़ी प्रेशर रखें, तो यहाँ पर PV की वैल्यू T1 पर ये कांस्टेंट आई है। ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हम कहेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, प्रेशर एक्सिस के पैरेलल है। टेम्परेचर बढ़ा दें वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन फिर जब आप ये P को चेंज करें तो फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो फिर एक नई वैल्यू। लिहाजा एक तो ये याद रखें जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा डिस्टेंस जो है वो पैरेलल लाइन का इस प्रेशर एक्सिस से एक्स एक्सिस से ज़्यादा होता जाएगा। ये ग्राफ तमाम ग्राफ्स में इसलिए अहम है कि ये हमें आइडियलिटी के बारे में बताता है। अगर तो स्ट्रेट लाइन है तो गैस आइडियल होगी, अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है कभी ऊपर नीचे, तो ये फिर नॉन आइडियल बिहेवियर को ये डिस्क्राइब करती है। तो ये ग्राफ हमें आइडियलिटी और नॉन आइडियलिटी को चेक करने में हेल्प करता है। फोर्थ ग्राफ जो है वो शायद आपने पहले ना देखा हो, लेकिन ये याद रखें कि ये log P और log V के दरमियान है। ये इधर स्ट्रेट लाइन शो करती है कि ये स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो ये भी बॉयल्स लॉ को ये डिस्क्राइब करता है। बॉयल्स लॉ में जो K है कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसके यूनिट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो याद रखें कैलोरीज भी हो सकते हैं, जॉल भी हो सकते हैं, अर्ग्स भी हो सकते हैं। PV चूँकि K के इक्वल है तो P F/A फोर्स पर यूनिट एरिया है, फोर्स न्यूटन और एरिया मीटर स्क्वायर, ऊपर ले जाएंगे तो पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का SI यूनिट मीटर क्यूब होता है, तो 3-2 एक m रह गया। न्यूटन मीटर इज इक्वल टू K, तो न्यूटन मीटर जॉल के बराबर होता है, तो SI यूनिट ऑफ K जो है वो जॉल है। ये यूनिट ऑफ वर्क है, यूनिट ऑफ एनर्जी है। एग्जाम्पल है जी MCQ के हवाले से आ सकती है, बॉयल्स लॉ के हवाले से। What will be the volume of a gas if its pressure is increased 3 times at constant temperature and N? ये निशानी है बॉयल्स लॉ के constant temperature और N। तो आपको पता है कि वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना प्रेशर इंक्रीज़ करते जाएंगे उसी रेशो से वॉल्यूम डिक्रीज़ होता जाएगा। 3 टाइम्स आपने प्रेशर इंक्रीज़ किया है तो 3 टाइम्स उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। ओरिजिनल वॉल्यूम का बटा 3 का मतलब है 3 गुना वो रिड्यूस हो गया। तो C ऑप्शन इज़ करेक्ट।
एब्सोलूट ज़ीरो केल्विन बड़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है। सेंटीग्रेड स्केल पर ये -273.15 डिग्री सी और फ़ारेनहाइट स्केल पर -459.67 डिग्री एफ। अब ये बात याद रखें कि केल्विन स्केल को एब्सोलूट स्केल भी कहते हैं। केल्विन स्केल पर जो भी टेम्परेचर की रीडिंग होगी हम उसे केल्विन टेम्परेचर कहेंगे या एब्सोलूट टेम्परेचर कहेंगे। लेकिन केल्विन स्केल पे जो ज़ीरो रीडिंग है, जो ज़ीरो वैल्यू है, उसको हम कहते हैं ज़ीरो केल्विन या एब्सोलूट ज़ीरो। अब ज़ीरो केल्विन पे या एब्सोलूट ज़ीरो पे क्या होता है? आइडियल गैस का वॉल्यूम, रियल गैस या नॉन आइडियल गैस ने, सिर्फ आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़ीरो होगा, थ्योरेटिकल है। काइनेटिक एनर्जी मिनिमल होगी, यानी वेरी क्लोज टू ज़ीरो, ज़ीरो होगी। हीट कंटेंट ज़ीरो होगी। ऑल टाइप्स ऑफ मोशन, जितनी भी किस्म की मूवमेंट्स हैं, हरकत व सकनात हैं, वो सीज़ हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी। लिहाजा एब्सोलूट ज़ीरो एक हाइपोथेटिकल है, अनअटेनेबल है, लोएस्ट टेम्परेचर है, कोल्डेस्ट टेम्परेचर है। तो रियल गैसेस, नॉन आइडियल गैसेस को अगर हम कूल करते जाएं तो ये उस एब्सोलूट ज़ीरो से पहले लिक्विड्स फिर सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं बिफोर रीचिंग दिस टेम्परेचर, यानी अबव दिस टेम्परेचर। अब ये एक जनरल इक्वेशन है जो वॉल्यूम की चेंजेस को वेरियस टेम्परेचर पे स्टडी करती है। वी टी इज़ इक्वल टू V0 इंटू 1 + T/273। यहाँ VT वॉल्यूम ऑफ गैस किसी भी टेम्परेचर पर, V0 वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सी और T वो टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पर सेल्सियस स्केल वाला टेम्परेचर है, सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशंस हैं। यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आपने जो V0 है वो 546 cm³ लेना है। 1 डिग्री सी पर कितना वॉल्यूम होगा? तो VT यहाँ पर T 1 डिग्री सी 1 पुट कर दिया, V0 546 है। यहाँ भी T की जगह 1 पुट कर दिया, LCM लिया, 273 + 1, 273 वहाँ से कट करके यहाँ 2 आ गया, ये 274, तो ये 548 cm³। अब आप जहन में रखें 546 से 548 वॉल्यूम में 2 का इजाफा हुआ है। 1 डिग्री सी टेम्परेचर होगा तो जितना भी टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, याद रखना उसको 2 से मल्टीप्लाई करें उस टेम्परेचर को। अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो फिर इसमें इसका डबल वॉल्यूम ऐड कर दें। अगर ये 10 डिग्री सी होता तो 20 इसमें ऐड हो जाता। अगर ये -10 डिग्री सी होता तो 20 इसमें से माइनस कर देना। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। जैसे पहले मैंने बताया कि आपने ओरिजिनल वॉल्यूम में जो टेम्परेचर का इंक्रीज़ है डबल करके, अगर इंक्रीज़ है तो ऐड करना है। तो यहाँ 100 डिग्री सी है तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई 200 बन गया, 200 इसमें ऐड कर दें तो ये देखें 746 cm। अगर ये -100 होता तो फिर 200 इसमें से माइनस हो जाता और ये 346 cm³ हो जाता। उसी तरह आपने यहाँ टेम्परेचर पुट करके LCM लेना है तो ये सिंपल कैलकुलेशन। अब -273 डिग्री सी पर ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा? आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 546 इसमें से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि -273 डिग्री सी जो है वो एब्सोलूट ज़ीरो की वैल्यू है। तो ये यहाँ पर LCM लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कट करेंगे 1 आ जाएगा, 1 - 1 = 0। लिहाजा -273 डिग्री सी पर वॉल्यूम 0 हो गया है। इसको ये 0 केल्विन की वैल्यू थी -273। स्केल्स ऑफ थर्मामीट्री हैं 3 हैं। सेंटीग्रेड को सेल्सियस स्केल भी कहते हैं। यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो 0 डिग्री सी इस स्केल पर लिया गया है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो 1 atm पर वो 100 डिग्री सी। 100 और 0 का डिफरेंस 100 पार्ट्स हैं टोटल, और एक पार्ट को हम 1 डिग्री सी कहते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल पर जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है वो 32 डिग्री F लिया गया है, और जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 212 डिग्री F। 212 - 32 180 पार्ट्स, और एक पार्ट को 1 डिग्री F कहते हैं। एब्सोलूट स्केल या केल्विन स्केल
में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी इनको कहते हैं, ये 273 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373 केल्विन, दोनों का डिफरेंस 100 है और एक पार्ट को 1 केल्विन कहते हैं। यहाँ डिग्री यूज़ नहीं करते, दिस इज़ द SI यूनिट। अब इंटर कन्वर्जन के लिए मैंने एक फार्मूला यहाँ आपसे शेयर किया है, ये आपको ताज़िंदगी काम आएगा। आपने स्केल के सिंबल में से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है वो तीनों स्केल में आप देख लें, 0 है, 32 है, 273 है। स्केल से ये वाली वैल्यू आपने मैनेज करनी है। यहाँ सेंटीग्रेड है तो 0, फ़ारेनहाइट में से 32, केल्विन में से 273। नीचे उनके जो पार्ट्स हैं वो आपने डिवाइड कर देने हैं। सेंटीग्रेड के पार्ट्स 100 हैं, फ़ारेनहाइट के 180 हैं, एब्सोल्यूट के 100 हैं, ये आपने बटे में रख देना। ये फार्मूला बस आपको आना चाहिए, तो आप इनमें से कोई भी स्केल किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम रिलेशनशिप फाइंड करना चाहते हैं सेल्सियस और केल्विन के दरमियान, तो ये सेल्सियस वाला 0 माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, सेंटीग्रेड है ओवर 100 है, K - 273 ओवर 100 है, 100 से 100 कैंसिल कर दें तो डिग्री C इज़ इक्वल टू K - 273, ये 273 उधर ऐड कर दें तो K इज़ इक्वल टू डिग्री C + 273। ये यूजुअली आप फार्मूले ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब इसी तरह रिलेशनशिप डिग्री C और डिग्री F के दरमियान अगर आप फाइंड करना चाहें तो वही जो बेसिक रिलेशनशिप डिग्री C ओवर उसके 100 पार्ट्स और F डिग्री - 32 ओवर 180, 0 से 0 कैंसिल कर दें तो ये 10 जो है उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो 10 ओवर 18, 5 ओवर 9 बन गया। ये इनटू पैरेंथेसिस जो है वो F डिग्री - 32। ये फार्मूला ये आपने याद, तमाम फार्मूले आपको सारे याद होना चाहिए। अगेन कि डिग्री F किसके बराबर होगा तो वही बेसिक रिलेशनशिप, दोबारा 0 से 0 कैंसिल करें, 18 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 ओवर 5 डिग्री C यहाँ पर। अब 32 उधर जाकर ऐड हो जाएगा तो ये फ़ारेनहाइट में अगर आप टेम्परेचर फाइंड करना चाहते हैं, डिग्री C गिवन है तो 9 ओवर 5 डिग्री C + 32। तो अब याद रखें, पहले भी मैंने बताया कि केल्विन स्केल का कोई भी वैल्यू टेम्परेचर की लेंगे तो उसको केल्विन टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, और केल्विन स्केल का 0 कहलाता है एब्सोल्यूट 0 या 0 केल्विन। कन्वर्जन के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट ये 2-3 मैंने लिखी हैं। -40 डिग्री C को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें, उसका फार्मूला आपको आना चाहिए कि फ़ारेनहाइट डिग्री इज़ इक्वल टू 9 ओवर 5 डिग्री C + 32। तो यहाँ -40 है तो 5 से कैंसिल किया तो 8, 8 × 9 -72 + 32। तो -40 डिग्री F, ये देखो वो टेम्परेचर है जिसमें -40 डिग्री C इज़ इक्वल टू -40 डिग्री F। केल्विन में भी ये वैल्यू याद रखें, तो ये -40 डिग्री C या -40 डिग्री F इज़ इक्वल टू 233 केल्विन। ये MCQ बोर्ड के पेपर्स में या एंट्री टेस्ट वगैरह में आ जाता है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर में तीनों रीडिंग्स आपको पता होनी चाहिए, 37 डिग्री C, 98.6 डिग्री F, और केल्विन में अगर आपको डॉक्टर कहता है जी आपका बॉडी टेम्परेचर तो 310 केल्विन है तो आप परेशान ना हो, क्योंकि ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। अब है जनरल गैस इक्वेशन, जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं या इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस। ये 3 लॉज की कंबाइंड फॉर्म है जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ हैं। और अगर n मोल्स के लिए ये लिखेंगे तो PV इज़ इक्वल टू nRT, चूँकि इसमें केल्विन टेम्परेचर है, चूँकि ये चार्ल्स लॉ इसमें इसकी कंबाइंड फॉर्म में शामिल है तो ये टेम्परेचर जो है वो केल्विन स्केल वाला है। 1 मोल के लिए रखेंगे तो n की जगह 1 आ जाएगा तो PV इज़ इक्वल टू RT। लेकिन हाफ मोल के लिए ये भी आपको पता होना चाहिए 1/2। आप n इधर देखते हैं बाजू का तो यहाँ मल्टीप्लाई करके आपको दिया होता है कि 2PV इज़ इक्वल टू RT। ये कौन सी इक्वेशन है तो ये जनरल गैस इक्वेशन है, हाफ मोल अगर आपको गैस गिवन है।
तो 1 मोल के लिए PV इज इक्वल टू RT। ये R अगर कांस्टेंट एक साइड पे रखें, T इधर ले आएँ, और इनिशियल और फाइनल कंडीशन के लिए P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2 इज इक्वल टू R। चेंजेस इन वॉल्यूम, ये MCQs के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। बॉयल्स लॉ में कब वॉल्यूम चेंज होता है? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लिहाजा सिर्फ प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होगा बॉयल्स लॉ में। और आपको पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का ताल्लुक आपस में इन्वर्सली है। प्रेशर जितना इंक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम उसी रेशो में उतना डिक्रीज़ होगा। अगर आप प्रेशर डबल कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, वॉल्यूम हाफ रह जाएगा। अगर आप प्रेशर 3 टाइम्स कर देते हैं तो वॉल्यूम 3 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर जो है केल्विन स्केल वाला वो चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट भी फिक्स्ड होती है गैस की और प्रेशर भी कांस्टेंट रखा जाता है। दोनों जो वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर हैं ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। टेम्परेचर डबल करेंगे वॉल्यूम डबल हो जाएगा। टेम्परेचर 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर देंगे तो वॉल्यूम 3 टाइम्स इंक्रीज़, और अगर आप ये 3 टाइम डिक्रीज़ कर देंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो वॉल्यूम 3 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर आप ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 कर देते हैं, जिसको आप 0 केल्विन कहते हैं, तो वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा। जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन में वॉल्यूम के चेंजेस कैसे होंगे, ये बार बार मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको जहन नशीन हो जाए कि ये जो जनरल गैस इक्वेशन में T है ये केल्विन स्केल वाला टेम्परेचर है। तो यहाँ से V किसके बराबर होगा? P उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से जो वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ़ मोल्स के डायरेक्टली, वॉल्यूम जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसके डायरेक्टली, वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली। यहाँ जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो अक्सर फिक्स्ड होते हैं, कांस्टेंट, लिहाजा आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं जिनसे आपने ये सब वॉल्यूम की चेंजेस को देखना। वो है एक टेम्परेचर है और एक प्रेशर है। अब यहाँ पर ये देखें कि वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर डायरेक्टली हैं, यानी अगर आप ये केल्विन टेम्परेचर डबल कर देंगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। ये 3 टाइम्स कर देंगे तो वॉल्यूम 3 टाइम्स हो जाएगा। ये डिक्रीज़ करते जाएं तो ये डिक्रीज़ होता जाए। प्रेशर के हवाले से इन्वर्सली, अगर आप ये डबल कर देंगे तो वो हाफ रह जाएगा। लेकिन अब नीचे सिचुएशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम दोनों ये प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, इनमें से कोई एक डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करें तो फिर क्या होता है। अब पहले केस में प्रेशर अगर आप 2 टाइम्स डिक्रीज़ करते हैं और जो टेम्परेचर है वो आप 2 टाइम्स इंक्रीज़ करते हैं तो फिर वॉल्यूम में चेंज क्या होगी। तो अब इक्वेशन वही V इज़ इक्वल टू nRT ओवर P में टेम्परेचर आपने डबल किया है तो 2T, प्रेशर आपने हाफ किया है 2 टाइम्स डिक्रीज़ किया है तो P ओवर T। ये 2 ऊपर जाकर 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया है। वो जो ओरिजिनल वॉल्यूम था आपका उसका ये 4 टाइम्स हो गया। ये C ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से इक्वेशन में पुट करके आप देख सकते हैं। अब नीचे वाले केस में आपने टेम्परेचर भी 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया है और प्रेशर भी 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया है, तो फिर वहाँ 2T पुट करें और 2P, 2 से 2 कैंसिल, तो वही वॉल्यूम रह जाएगा जो था, कोई चेंज नहीं आई। तो यहाँ से ये नतीजा निकला कि अगर आप दोनों ये पैरामीटर्स टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें या डिक्रीज़ कर दें, दोनों को इक्वल रेशो में, अगर वो डबल करें तो वो भी डबल, वो 3 टाइम्स करें वो भी 3 टाइम्स, तो फिर वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड। अब ये जनरल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट जो कैपिटल R है, इसकी वैल्यूज़ भी 5-6 वैल्यूज़ हैं। ये भी एक टेबल की फॉर्म में मैंने लिख दी हैं। 2 चीज़ें इसमें आपने सेम पुट करनी है। एक तो ये है कि गैस के जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो 1 मोल होगा और टेम्परेचर जो है वो 273.15 केल्विन होगा, तो ये 0 डिग्री C के इक्वल है। ये 2 चीज़ें तमाम वैल्यूज़ में एक जैसी, यानी बटे के नीचे तो n मोल्स हैं, टेम्परेचर जो है वो केल्विन में है, तो ऊपर जाकर ये यूनिट क्या बनेंगे, पर मोल पर केल्विन या पर केल्विन पर मोल। ये तमाम वैल्यूज़ में ये यूनिट पर केल्विन पर मोल मैंने रेड से
इसको डॉटेड करके एनसर्कल किया है ताकि ये पता चले कि ये तमाम वैल्यूज़ में साथ आता है। तो ये तो टेंशन आपकी ख़त्म हुई कि यूनिट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो पर केल्विन पर मोल आपने हर वैल्यू के एंड में के साथ यूज़ करना है। अब देखते हैं कि प्रेशर अगर आप एटीएम में लेते हैं 1 एटीएम, तो वो जो 0 डिग्री सी है जो आपका जो टेम्परेचर है, तो ये STP कहलाता है, 0 डिग्री सी टेम्परेचर और 1 एटीएम। तो उस पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.414 dm3, ये मोलर वॉल्यूम है। तो फिर ये वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करें तो वैल्यू आती है R की 0.0821 dm3 और ATM और नीचे से पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यू भी याद रखनी है। अगर प्रेशर ATM से चेंज करके mmHg कर दें तो आपको पता है कि 1 ATM में 760 mmHg होते हैं। वॉल्यूम उसी तरह dm3 में रखें तो ऊपर वाली वैल्यू को जस्ट 760 से मल्टीप्लाई कर देने से उस ATM की जगह अब mmHg आएगा। तो 62.4 dm3 mmHg पर केल्विन पर मोल। अगर mmHg की जगह टॉर रखना चाहें तो आपको पता है 1 ATM वही 760 mmHg या 760 टॉर। लेकिन अगर वॉल्यूम cm3 में करना चाहें तो एक dm3 में 1000 cm3 होते हैं। इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 22414 cm3। इस ऊपर वाली वैल्यू को जस्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर देने से 62400 cm3 टॉर पर केल्विन पर मोल। नंबर 4 वाली वैल्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जॉल यूनिट यूज़ हुआ है। अब ये दोनों प्रेशर और वॉल्यूम के जो यूनिट्स हैं ये SI यूनिट्स कहलाते हैं। प्रेशर का SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल भी कहते हैं, 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम जो है वो dm3 से मीटर क्यूब बनाने के लिए क्या करना होता है, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 dm3 होते हैं। तो इसको 1000 पे डिवाइड कर देंगे तो ये 0.022414 मीटर क्यूब बन जाएगा। ये उस फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज़ तो 8.314 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। 1 न्यूटन मीटर 1 जॉल भी होता है, तो ये 8.314 जॉल पर केल्विन पर मोल। तो ये वो वैल्यू है जब SI यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम आप यूज़ करते हैं। ये वैल्यू भी बड़ी अहम है कैलकुलेशन में। कैलोरी का यूनिट यूज़ करें तो फिर 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जॉल होता है। इस ऊपर वाली वैल्यू को 4.18 पे डिवाइड करने से 1.989 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। और एक यूनिट जो है वो अर्ग्स भी है, तो 1 जॉल इज इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर 7 अर्ग्स। तो ये इस 8.314 जहाँ जॉल है वहाँ पर 10 रेज़्ड पावर 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो जॉल की जगह अर्ग्स लिख दें पर केल्विन पर मोल। डेंसिटी वाली कैलकुलेशन ज़्यादा अहम है। फार्मूला जो है वो जनरल गैस इक्वेशन से डिराइव हुआ है, PM/RT। ये चूँकि जनरल गैस से आया है तो जनरल गैस में वो चार्ल्स लॉ कंबाइन फॉर्म में यूज़ हुआ था। तो ये टेम्परेचर भी केल्विन स्केल वाला टेम्परेचर है। D डेंसिटी है, P प्रेशर है, M मोलर मास है, R आइडियल गैस, ये जनरल गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन टेम्परेचर। अब इस फार्मूले में आप देख रहे हैं डेंसिटी प्रेशर के डायरेक्टली, डेंसिटी मोलर मास के डायरेक्टली, डेंसिटी कांस्टेंट के साथ तो इसका रिलेशन नहीं होता, डेंसिटी वेरिएबल के साथ डेंसिटी केल्विन टेम्परेचर के इन्वर्सली है। तो दो चीज़ें इसमें ज़्यादा अहम हैं, प्रेशर और टेम्परेचर। आपकी अमली ज़िंदगी में भी ये दो वेरिएबल्स बड़े अहम हैं। अगर आप प्रेशर को हैंडल करते हैं ज़िंदगी में और टेम्परेचर जितनी भी तकालीफ़ आती हैं उस पर सब्र करते हैं और अपने आज़म और जुर्रत के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करता है। तो ये प्रेशर और जो टेम्परेचर की वेरिएशन हैं इस पे आपने ख़ासकर डेंसिटी के हवाले से देखना है। कैलकुलेशन जो डेंसिटी से रिलेटेड है कि आपको मीथेन की डेंसिटी दी गई STP पर 0.7138 ग्राम पर dm3 है। अब अक्सर एक वेरिएबल वो आपसे कहता है कि चेंज करता है, वो प्रेशर को डबल कर रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है। तो आपको पता है फार्मूले में प्रेशर डबल करेंगे, ये डायरेक्टली है, जितना प्रेशर रखेंगे उतनी डेंसिटी
प्रेशर डबल, डेंसिटी डबल। डबल का मतलब है 2 टाइम्स, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बगैर कैलकुलेशंस के। इसी तरह एक गैस की डेंसिटी STP पर 1.43 ग्राम पर DM क्यूब है, वो टेम्परेचर बताएं जिस पर इसकी डेंसिटी हाफ रह जाएगी, आधी रह जाएगी। तो आपने प्रेशर सेम है, अब ये वैल्यूज़ हैं 273 डिग्री C, 273 केल्विन, 27 डिग्री C, नॉन ऑफ दीज। तो आपको पता है कि डेंसिटी और टेम्परेचर का, केल्विन से किलोवाट टेम्परेचर का ताल्लुक इन्वर्सली है। तो ये हाफ कब रह जाएगी? जब ये डबल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, याद रखें, अगर आपसे कोई कहे कि 0 डिग्री C का डबल कितना टेम्परेचर होगा, तो ये 0 को तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 रहता है। ये 0 डिग्री C का डबल 273 डिग्री C होता है, याद रखना। क्योंकि 0 डिग्री C 273 केल्विन, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 546 केल्विन, ये 273 डिग्री C को 546 केल्विन में, तो ये हमेशा याद रखना, ये बड़ा अहम है। 0 डिग्री C का डबल करें तो टेम्परेचर 273 डिग्री C। अब आप देख लें कि इसमें कितना होगा। ये STP से आपने टेम्परेचर 0 डिग्री C से डबल किया, तो यहाँ पर डबल टेम्परेचर, ये आपने हमेशा केल्विन में चेंज करना है इसको। ये 546, ये 273, ये 300, तो ये A ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि 273 केल्विन का डबल करेंगे तो ये 546 केल्विन बनता है। अब देखना है कि विच गैस इज़ हैवियर। वो कहता है नाइट्रोजन हैवियर है हाइड्रोजन से कितने टाइम, 16 टाइम्स, 14 टाइम्स, 22 टाइम्स या 8 टाइम्स। आपने क्या करना है, लाइटर गैस को इधर रखें, हैवियर को इधर रखें। हाइड्रोजन जो है वो लाइटर है क्योंकि इसका मोलर मास 2 ग्राम पर मोल है। नाइट्रोजन हैवियर है 28 ग्राम पर मोल। अब ये 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें तो 28 बनेगा, ज़ाहिर है 14। और इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड हीलियम से कितनी हैवियर हो गई, तो हीलियम 4 और कार्बन मोनोऑक्साइड 28। तो यहाँ आपको ख़ुद पता होना चाहिए 28 कब बनेगा, 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें। इसी तरह यहाँ पर मीथेन को सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ कंपैरिजन में मीथेन 16, सल्फ़र डाइऑक्साइड 64, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करें तो 64 बनता है, ज़ाहिर है 4 है। मैंने इसका एक और भी आसान हल लिखा है कि जब आप ये आपसे पूछा जाए कि कौन सी गैस हैवियर है या लाइटर है, तो आपने हैवियर का मोलर मास ऊपर रखें, लाइटर का नीचे रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन वाला केस है, तो नाइट्रोजन 28 और हाइड्रोजन 2, तो ये 14 आ गया। अब यहाँ पर 2 सिचुएशन सामने रखें कि जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन से 14 टाइम्स हैवियर है, और जो इसका उलट कहेंगे तो फिर हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन से 14 टाइम्स लाइटर है। तो ये दोनों सिचुएशंस आपको मालूम होनी चाहिए। एवोगैड्रोज लॉ में जो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो यहाँ कुछ कंडीशंस रखी गई हैं जिसमें STP आप पहले भी जानते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है। टेम्परेचर 0 डिग्री C हो तो 273.15 केल्विन होता है, प्रेशर 1 atm। रूम टेम्परेचर डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट है, यहाँ हम ज़्यादा यूज़ करते हैं 25 डिग्री C, वो 298.15 केल्विन और प्रेशर 1 atm है। आपको पता है कि 1 मोल अगर गैस है STP पर तो उसका वॉल्यूम 22.414 DM क्यूब होता है। CM क्यूब में 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितने मालिक्यूल्स का वॉल्यूम है, ये एवोगैड्रोज नंबर मालिक्यूल्स का वॉल्यूम है 6.02 × 10⁻23 मालिक्यूल, वो 1 मोल में है। तो ये मोलर वॉल्यूम इतने मालिक्यूल्स का वॉल्यूम है। 1 DM क्यूब अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपने ये एवोगैड्रोज नंबर को मोलर वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें। किसी भी गैस का, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सो ऑन, तो ये MCQ वगैरह आ जाए कि STP पर 1 DM क्यूब किसी भी गैस के कितने मालिक्यूल रखता है, तो 2.6 से 10⁻22 मालिक्यूल। RTP रूम टेम्परेचर 0 डिग्री C से चूँकि 25 डिग्री C हो जाता है, टेम्परेचर प्रेशर सेम रहता है, तो लिहाजा टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो वो 22 की बजाय अब
24.47 dm³, ये आपने याद रखना है। SATP स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ टेम्परेचर 25 डिग्री C 298.15 केल्विन, लेकिन प्रेशर यहाँ ATM की बजाय बार में रखा जाता है और वो 100 kPa या 10 की पावर 5 पास्कल। यहाँ पर 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम एट SATP होता है वो 24.79 dm³। लेकिन अगर ये प्रेशर 1 बार ही रहे और टेम्परेचर 0 डिग्री C कर दें तो फिर जो वॉल्यूम है वो 22.71 dm³। अब एक एग्जांपल है MCQ के हवाले से कि अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन है आपके पास और 0 डिग्री C नहीं है, यानी ये STP वाली कंडीशन नहीं है, ये रूम टेम्परेचर वाली है, और प्रेशर 760 के बजाय 750 है, तो आपने रूम टेम्परेचर वाला वॉल्यूम जहन में रखना है। वो कितना होता है वो मैंने पिछले पेज पर आपको बताया है, वो होता है 24.47 dm³। 16 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब है ये हाफ मोल है, क्योंकि 32 ग्राम 1 मोल होता है, तो हाफ मोल में आपने वॉल्यूम भी हाफ कर दें, 2 पर डिवाइड करें, 12.23 dm। ये एट्स 1 ये 760 mm है। ये तो आप यहाँ देख लें ऑप्शन में कोई 12 पॉइंट के करीब कोई यहाँ पर MCQ आंसर में है, तो ये B ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अब कुछ कैलकुलेशंस हैं जिनमें हमने कुछ गैसेस के 1 dm³ में उनका मास फाइंड करना है। तो 1 dm³ में मालिक्यूल तो सेम रहते हैं, लेकिन मास जो है वो हर गैस का ज़ाहिर डिफरेंट है। तो हाइड्रोजन के लिए 1 मोल 2.016 ग्राम होता है, वॉल्यूम कितना होता है 22.414 dm³ STP पर। अब आपके पास सिंपल फार्मूला है, 1 dm³ आपने अगर किसी भी गैस के 1 dm³ में मास फाइंड करना है तो उसका मोलर मास को मोलर वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें। तो ये मोलर मास है हाइड्रोजन का, ये मोलर वॉल्यूम है, तो 0.0899 ग्राम ये 1 dm³ का मास है हाइड्रोजन गैस के लिए। ऑक्सीजन गैस के लिए आपको पता 32 ग्राम होते हैं उसके 1 मोल में, यानी 32 ग्राम पर मोल मोलर मास है। इसका मोलर मास डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम तो 1.43 ग्राम। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि 1 dm³ बजाय कोई और वैल्यू दे देता 10 dm³ में कितना, तो पहले तो वही सिंपल फार्मूला मीथेन का मोलर मास ओवर मोलर वॉल्यूम। 1 dm³ होता तो यहाँ 1 नहीं लिखते थे हम, वो 1 dm, यहाँ अगर 10 आ गया तो ये 10 से मल्टीप्लाई, 5 होता तो 5 से मल्टी, 100 होता तो 100 से मल्टीप्लाई। तो इस तरह से आपने ये कैलकुलेशन जहन में रखनी है। अब अगर आपसे पूछा जाता है जी गैस के मालिक्यूल्स का मास फाइंड करें, फॉर एग्जांपल एक मालिक्यूल का जस्ट अगर आपको कहा जाए कि मास कैलकुलेट करें ऑक्सीजन का मालिक्यूल STP पर, तो बेसिक जो बातें वो तो आपको पता होनी चाहिए कि 1 मोल ऑक्सीजन का 32 ग्राम होता है, उसमें मालिक्यूल्स एवोगैड्रो होते हैं, मोलर वॉल्यूम इतना होता है। अब इतने मालिक्यूल्स का मास है 32, तो एक का कितना होगा 32 ओवर ये एवोगैड्रोज नंबर, तो ये 5.31 10⁻⁻23 ग्राम। अब यहाँ पे फार्मूला क्या बना, मोलर मास ओवर एवोगैड्रोज नंबर, तो मोलर मास को एवोगैड्रोज नंबर पे डिवाइड कर दें तो फिर आपके पास 1 मालिक्यूल का मास आ जाता है। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए CO2 के 1 मालिक्यूल का मास क्या होगा, STP शर्त है, वरना ये मालिक्यूल की तादाद फिर मसला बनेगा आपके लिए। तो ये 44 है उसका मोलर मास CO2 का, और ये एवोगैड्रो नंबर, तो ये वैल्यू 7.31 10⁻⁻23 ग्राम। यहाँ पर 1 से ज़्यादा मालिक्यूल आ जाए तो फिर इस मल्टीप्लाई 2 मालिक्यूल 2 से मल्टीप्लाई, 5 आ जाए तो 5 से मल्टीप्लाई, 10 आ जाए तो 10 से मल्टीप्लाई, ये भी जहन में होना चाहिए। ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स कैलकुलेट करें। अब ये MCQ है कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें STP पर यानी 0 डिग्री C टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर पर मालिक्यूल्स की तादाद उसमें और उसमें सेम है, कौन सा ऐसा पेयर आपने ढूंढना है। तो इससे पहले कि आप इसका सलूशन देखें, कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूं। एक तो ये पता होना चाहिए कि 1 मोल किसी भी गैस का STP पर 22.414 dm³ वॉल्यूम रखता है, उसमें मालिक्यूल एवोगैड्रोज नंबर होते हैं,
और फिर ये उस एवोगाड्रोज नंबर की स्टेटमेंट के हवाले से भी याद रखें, एवोगाड्रोज लॉ कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये बातें और ज़्यादा अहम हैं कि 22.414 DM³ जो ही आपके जहन में STP सामने आप कहेंगे ये तो 1 मोल गैस का इतना वॉल्यूम है और इसमें मॉलिक्यूल्स एवोगाड्रोज नंबर होंगे, इसका हाफ तो ये भी हाफ मोल, और इधर भी एवोगाड्रोज को 2 पे डिवाइड कर दें तो हाफ एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल। 22.414 को 4 पे डिवाइड करें तो 5.6 DM³ आते हैं STP पर, तो ये 1 को 4 पे डिवाइड करें तो 0.25 मोल। इधर एवोगाड्रोज नंबर भी 4 पे डिवाइड कर देने हैं। अब आपने इन तमाम बातों को जहन में रख कर इसमें MCQ देखें। यहाँ वॉल्यूम बराबर है दोनों गैसेस का, लेकिन यहाँ पर देखें ये 11.2 का मतलब है हाफ मोल, ये 32 ग्राम ऑफ CO2 का मतलब है 1 मोल। ये भी कोई आपस में इसमें एवोगाड्रो नंबर, इसमें एवोगाड्रो बटा 2 मालिक्यूल तादाद डिफरेंट। यहाँ 1 मोल एवोगाड्रो नंबर मालिक्यूल, यहाँ 11.2 हाफ मोल, ये भी रिलेशन नहीं बनता। 28 ग्राम 1 मोल नाइट्रोजन के, 5.6 1/4 मोल, तो लिहाजा ये B, C और D ऑप्शन तीनों इररेलेवेंट हैं। ये वाला इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी STP सब के लिए सेम है, तो इनमें इक्वल वॉल्यूम होगा और इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, लिहाजा A ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। अब नीचे सेकंड एग्जांपल है MCQ के विच कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनमें से कौन सा है जिसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम है, कितनी, जितनी 16 ग्राम ऑक्सीजन में होते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। 32 ग्राम हो हमें पता, तो सबसे फ़ौरन जब भी कोई ये आपको स्टेटमेंट फ़ौरन पहले बेसिक की तरफ जाएं कि हमें तो पता है कि O2 के 32 ग्राम 1 मोल और 1 मोल में एवोगाड्रोज नंबर। 16 ग्राम का मतलब है ये हाफ मोल है और हाफ मोल में मॉलिक्यूल्स भी हाफ एवोगाड्रोज नंबर होते हैं। अब हम देखते हैं कि हाफ मोल यहाँ से किस चीज़ का है। 16 ग्राम ऑफ ओजोन, ओजोन का मोलर मास 48 का हाफ होता तो यहाँ 24 होता, ये 16 है, ये भी हाफ मोल नहीं है। 16 ग्राम ऑफ SO2 64 ग्राम पर मोल होता है मोलर मास, इसका हाफ 32, ये भी नहीं है। 32 ग्राम ऑफ SO2 64 और 64 का हाफ है 32, ये हाफ मोल है, लिहाजा यहाँ पर आपने हाफ मोल को देखना था कौन सा है, तो यहाँ से C ऑप्शन इज़ करेक्ट। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स में उन गैसेस का मिक्सचर लेना है जो नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, लिहाजा ये कुछ ऐसे मिक्सचर हैं जो रिएक्टिंग वाले होने पर ये अप्लाई नहीं होता, जैसे NH3 और HCl किसी वेसल में इनको इनक्लोज करें तो ये रिएक्ट कर जाएंगे और वाइट फ्यूम्स बना देंगे, लिहाजा इस पर डाल्टन्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। कुछ और मिक्सचर हैं जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड और ये हाफ मोल ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन है, ये भी क्लोज्ड वेसल में रिएक्ट कर जाते हैं, इन पर भी डाल्टन्स लॉ अप्लाई नहीं होता। डाल्टन्स लॉ क्या होता है, मिक्सचर का टोटल प्रेशर तमाम पार्शियल प्रेशर्स का सम होता है और किसी एक गैस का प्रेशर पार्शियल प्रेशर कहलाता है। फॉर एग्जांपल वो गैस A है उस मिक्सचर में, दूसरी भी हैं B, C, तो A का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, उसके नंबर ऑफ मोल जितने हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम पे। और किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना तो उसके मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दें तो पार्शियल प्रेशर आ जाता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये उस कंपोनेंट के मोल्स बटे में टोटल मिक्सचर के मोल्स, इसका कोई यूनिट नहीं क्योंकि ये भी मोल्स ये भी मोल मोल से कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा मोल फ्रैक्शन हैज़ नो यूनिट। और ये भी याद रखें आप कि उस मिक्सचर में एक कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो हमेशा लेस दैन 1 होगा और तमाम मोल फ्रैक्शंस का सम ले लें मिक्सचर में तो वो इक्वल टू यूनिटी होगा यानी इक्वल टू 1 होगा। डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशंस के हवाले से ड्राई गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो उस मॉइस्ट गैस का प्रेशर माइनस वाटर वेपर्स का प्रेशर उसमें से माइनस कर देते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स इज कॉल्ड एक्विस्टेंशन।
एयर में ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर होता है? 760 टार में से 159 टार ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। लंग्स में ये 116 टार कम है, लिहाजा ब्रीदिंग में एक्सटर्नल सोर्स से, बाहर से, आउटसाइड से इंटरनल मूवमेंट होती है ड्यू टू डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। अनप्रेशराइज्ड केबन में जो पार्शियल प्रेशर है वो लो होता है 159 टार से। सी वाटर में जो डाइवर्स हैं वो कितना प्रेशर महसूस करते हैं? 100 फीट डेप्थ में जाएं तो 3 ATM प्रेशर इंक्रीज़ उनको महसूस होता है, वो फील करते हैं। और नाइट्रोजन गैस जो है वो ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है, लिहाजा ये डाइविंग के लिए सूटेबल नहीं है। यहाँ पर कोई इनर्ट गैस ले जाते हैं वो मिक्सचर बनाकर, ये हीलियम 96% और ऑक्सीजन 4%, तो इसको हेलियोक्स कहते हैं, ये डाइविंग के लिए यूज़ होता है। CO2 जब हम कार्बोनेटेड ये बेवरेजेस जो हैं उनको हम ओपन करते हैं तो CO2 क्यों बाहर आती है? क्योंकि जब इसको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बबलिंग करवाते हैं, तो ये 6 ATM प्रेशर के तकरीबन इस पर लगाया जाता है। और नॉन पोलर है CO2, लिहाजा वाटर पोलर है, उसमें ये डिज़ाल्व नहीं रहा। जो ही प्रेशर रिलीज़ करते हैं तो ये फिज़ आउट हो जाती है। अब कार्बोनेटेड बेवरेजेस में आप NaCl डालें तो CO2 बड़ी जल्दी से बाहर निकलती है। उसकी वजह यह है कि CO2 नॉन पोलर इन नेचर है, जबकि ये एक आयनिक कंपाउंड, इसकी सॉल्युबिलिटी उससे कई गुना ज़्यादा है, जिसकी वजह से CO2 जो है वो कम्स आउट। अब ये कुछ कैलकुलेशन हैं जो डाल्टन लॉ से रिलेटेड हैं। एक मिक्सचर है जिसमें 20% अमोनिया, 55% हाइड्रोजन है, 25% नाइट्रोजन है, और उस टोटल मिक्सचर का प्रेशर 9.8 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसमें अमोनिया का कितना पार्शियल प्रेशर होगा? कोई डिफ़िकल्ट नहीं, बिल्कुल इजी है। अमोनिया 20% का मतलब है 100 में से ये 20% कैसे है? 1/5 है जी ये 100 का, तो ये 20% बनता है। तो ये टोटल को भी आपने 5 पे डिवाइड कर देना है, तो 1.96 × 10⁴ जो है वो इसका आंसर है। इसी तरह जब अगर आपसे कहा जाए कि नाइट्रोजन का क्या होगा, तो 25% यानी 100 का 1/4 है, तो आप इसको 4 पे डिवाइड कर दें तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर, तो सिंपली बगैर कैलकुलेशन के। अब दो गैसेस का मिक्सचर है, ज़ाहिर है डाल्टन लॉ है तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस होना शर्त है। मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो ज़ाहिर है 1 होता है। तो अब गैस ए का मोल फ्रैक्शन 1/2 है, पार्शियल प्रेशर उसका 115 टार है। जो ही आप देखें कि ए गैस हाफ मोल है, फ्रैक्शन उसका हाफ मोल फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब है दूसरी भी हाफ मोल है, तो टोटल 115 + 115 = 230। तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट है। अब एक और केस बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपसे कहा जाता है इक्वल मैसेज ऑफ मीथेन और ऑक्सीजन, वो एक एम्प्टी कंटेनर में 25 डिग्री C में मिक्स किए गए हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना फ्रैक्शन होगा, कितना हिस्सा होगा, ये ऑप्शन दिए गए हैं। अब मीथेन और ऑक्सीजन के मोलर मैसेज को देखें तो मीथेन का 16 है, ऑक्सीजन 32 है, लेकिन वो कहता है इक्वल मैसेज आप लें। गिवन स्टेटमेंट में वो कहता है कि आप इक्वल मैसेज लें। तो अब आपने क्या करना है, आप हमेशा लाइटर गैस को हैवियर के बराबर करें। तो 16 को कितने से मल्टीप्लाई करें तो 32 बनेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई, 32 ग्राम इसके हो गए, 32 उसके हो गए। 32 ग्राम में इसके कितने मोल दूंगे, ज़ाहिर है मोलर मैस पे डिवाइड कर दे, 2 मोल उसका 1 मोल। अब टोटल मोल कितने हो गए, 2 + 1 3 मोल। ऑक्सीजन का इसमें कितना हिस्सा, ऑक्सीजन का 1/3 यानी उसके कंपोनेंट के मोल ओवर टोटल मोल, ये पार्शियल प्रेशर है। तो मीथेन के वैसे अगर कोई कहे कितने होंगे तो मीथेन के 2/3, तो इस तरह से 1/3 आपके पास आंसर आया, तो ये ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस KMT, इसमें को 5 साइंसदान जिनका नाम काबिल ज़िक्र है जिन्होंने
इसकी डेवलपमेंट में काम किया। इसमें कंट्रीब्यूशन सबसे पहले बर्नौली का है। 1738 में इसने ये KMT पुट फॉरवर्ड की, ये फाउंडर कहलाता है। क्लासियस 1857 में उसने काइनेटिक इक्वेशन डिराइव की थी, ये PV = 1/3 mc² बार। और इससे फिर गैस लॉज डिराइव किए, डिड्यूस किए। मैक्सवेल है 1859, उसने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ दिया था। बोल्ट्जमैन 1870, इसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज़ अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स पे काम किया। और सबसे जो इसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो वैन डर वाल है। वैन डर वाल्स जो है इसने नॉन आइडियल गैसेस पे काम किया। उसने कहा कि सारी गैसेस आइडियल नहीं हैं, नॉन आइडियल के लिए फिर इक्वेशन भी अलग बनाई। इसने वॉल्यूम को करेक्ट किया, प्रेशर को करेक्ट किया। और नॉन आइडियल यानी रियल गैसेस के लिए इक्वेशन लिखी, P + AN² / V - NB = nRT। ये वैन डर वाल्स इक्वेशन कहलाती है। अब ये वेलोसिटीज़ हैं, गैस मॉलिक्यूल से रिलेटेड हैं, इनके MCQs भी बड़े मशहूर हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन यानी एवरेज, स्क्वायर वेलोसिटी 3RT/m। RT PV है तो 3PV/m या 3P/d, ये 1 मोल के लिए। और एक है जी इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ऊपर वाली मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर रूट ले लें तो रूट मीन, वही फार्मूले इसमें भी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी रूट मीन स्क्वायर और वेलोसिटी CRMS, स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट। ये टेम्परेचर भी केल्विन वाला है। 3 का √ 1.732 होता है। तो ये फार्मूला आपने ये यूज़ करना जब इम्तिहान में आ जाए। यहाँ से देखें CRMS, ये केल्विन टेम्परेचर के √ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ प्रेशर भी आपको नज़र आ रहा है, प्रेशर के √ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम नज़र आ रहा है, वॉल्यूम के √ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन मोलर मास के √ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी गैस हैवियर होगी उतनी उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कम होगी। ये आपने जहन में रखना है, क्योंकि मोलर मास डेंसिटी ये भी डायरेक्टली हैं, तो डेंसिटी का स्क्वायर रूट और CRMS ये भी आपस में इन्वर्सली हैं। तो ये ज़्यादातर 3 चीज़ें यूज़ होती है इसमें, टेम्परेचर, प्रेशर और मोलर मास। और ज़्यादा इसमें ये मोलर मास इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या है, वो 8RT/πm, पाई 3.14। 8 और पाई की वैल्यू बाहर रखें तो ये 1.59 इसका स्क्वायर रूट बनता है। तो इसका फार्मूला बन गया 1.59 × RT/m का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट वेलोसिटी है जी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, CMP मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये 2RT/m, 2 का √ 1.414। तो लिहाजा ये फार्मूला 1.414 RT/m का स्क्वायर रूट। इन तीनों वेलोसिटीज़ को कंपैरिजन करें, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो इनके जो फार्मूले हैं, जो एक्सप्रेशन हैं वो यहाँ लिखें। इसमें RT/m का √ पे सबको डिवाइड कर दें तो ये इनके जो वैल्यूज़ हैं ये रह जाएंगी। इनमें से अगर आप इसको 1 बनाना चाहें तो सबको 1.732 पे डिवाइड कर दें तो ये 1:0.92.82। यहाँ से एवरेज वेलोसिटी CRMS को 0.92 से मल्टीप्लाई करने से हासिल होगी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 0.82 को CRMS से मल्टीप्लाई करने से हासिल होगी। इन एक्सप्रेशंस में याद रखें कि R जो है वो हम 8.314 जॉल पर केल्विन पर मोल वाली जो वैल्यू वो यूज़ करते हैं। टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। यहाँ मास जो है वो किलोग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है। तो अगर हीलियम का किलोग्राम पर मोल बनाना चाहें तो इसका मोलर मास ग्राम में 4 ग्राम होता है पर मोल। तो 4 को 1000 पे डिवाइड कर दें तो 1000 की पावर 10⁻³ ऊपर जाकर 10⁻³ किलोग्राम पर मोल बन जाती है। अब कैलकुलेशंस हैं जो कि डिफ्यूजन और एफ्यूजन की बेस पर हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन आपने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में पढ़ा है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होते हैं। डेंसिटी क्या होते हैं, PM/RT। अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है और R वैसे कांस्टेंट है तो फिर यहाँ से डेंसिटी मोलर मास के डायरेक्टली है। लिहाजा रेट जो है वो मोलर मास के
स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और याद रखें कि CRMS और रेट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट क्या है? वेलोसिटी है, स्पीड है, तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और रेट का जो MCQ रेट का होगा वही CRMS का, और CRMS वाले जो रिज़ल्ट हैं वो रेट पर, दोनों इक्वली ये एप्लीकेबल है। अब करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन आप यहाँ से निकालें। ये आपको 4 गैसेस दी गई हैं, कौन सा ज़्यादा रेट रखता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। रेट मोलर मैस के हवाले से आपने हमेशा याद रखना है कि इसका जो मोलर मैस है वो मोलर मैस के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली है। तो सिंपली जब आप ये बातें डिस्कस करें तो सिंपली मोलर मैस को ही जहन में रखें। अब हमने देखना है कि इसमें क्लोरीन का कितना है, 71 ग्राम पर मोल है, अमोनिया 17 है, SO2 64 है, CO2 44 है। तब सबसे कम किसका है जी? नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये और नंबर 4 पे। तो ये इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन है। अब मैंने कुछ नीचे आपकी सहूलत के लिए कुछ अच्छी गैसेस का यहाँ पर जो टेबल है वो दिया है। यहाँ पर देखें कि मैंने सबसे पहले हल्की गैस को रखा है, लाइटर को। ये उनके मोलर मैसेज लिख दिए हैं। हाइड्रोजन 2 है, हीलियम 4 है, मीथेन 16, अमोनिया 17, तरतीब से बढ़ रहे हैं। नियॉन 20.18 और ये ईथाइन है, एसिटिलीन 26, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और ईथीन तीनों का 28, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड और ये ईथेन है, ये 30, ऑक्सीजन का 32, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैसियस फॉर्म में होता है 36.5 और फ्लोरीन 38, आर्गन 40, कार्बन डाइऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड, ये लाफिंग गैस है, ये दोनों का 44, NO2 का 46, सल्फर डाइऑक्साइड 64 और क्लोरीन 71 और क्रिप्टॉन 82.8। तो ये लाइटर गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा। ये अगर आप याद कर लें तो आपको ये डिफ्यूजन वाला कोई प्रॉब्लम नहीं होगा MCQs के वाले से। यहाँ ये बात जहन में रखें कि इनको जब भी हमने रेट यानी डिफ्यूजन का ऑर्डर लेना है तो कोई साइज़ का कंसर्न नहीं रखना, किसका साइज़ बड़ा है छोटा है, और पोलैरिटी या नॉन पोलैरिटी वगैरह को भी हमने इसमें नहीं देखना होता। हमने जस्ट इनके मोलर मैस को देखकर डिसीजन करना है कि किसका ऑर्डर, किसका रेट ज़्यादा होगा, डिफ्यूजन या एफ्यूजन का। अब डिफ्यूजन और फ्यूजन की बेस पर कैलकुलेशंस हैं कि हाइड्रोजन 3 टाइम्स मोर रैपिडली इफ्यूज़ करती है, तो वो कौन सी गैस है जिससे हाइड्रोजन 3 गुना ज़्यादा इफ्यूज़ करती है? क्या ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मीथेन है या वाटर वेपर्स हैं? तो आपने पहला काम है कि इनका फौरी जल्दी मोलर मैस देखें। हाइड्रोजन का 2 ग्राम सिंप्लीफाई करके 2.016 एग्जैक्ट है, तो 2 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन 32, नाइट्रोजन 28, मीथेन 16, वाटर वेपर्स 18 ग्राम पर मोल। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने 2 स्ट्रेटजी दी हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा 3 कर लें। लाइटर गैस इधर रखी है और जो हैवियर है इधर रखी है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन से अगर हम कंपैरिजन करें तो इनके मोलर मैसेज 2 और 32, 2 पे डिवाइड कर दे दोनों को तो 1 और 16, स्क्वायर रूट लें दोनों का तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही आएगा, 16 का 4। अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये ऑक्सीजन का बनता है। लिहाजा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से 4 गुना जल्दी ज़्यादा डिफ्यूज़ या एफ्यूज़ करेगी, लेकिन उसने कहा 3 टाइम्स। तो फिर आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लें। हैवियर का मोलर मैस ऊपर रखें, लाइटर का नीचे रखें, जो आंसर आए। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर वेपर्स का 18 है तो 18 यहाँ रखें, हाइड्रोजन का 2 है 2 नीचे रखें। 18/2 9 आंसर आ गया। 9 का आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। कितना आएगा 9 का स्क्वायर रूट? 3 आएगा। तो ये 3 टाइम्स हाइड्रोजन वाटर वेपर से ज़्यादा एफ्यूज़ करती है या डिफ्यूज़ करती है। तो इस तरह से आपने इनको चेक करना है। एक और भी सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये सारी बातें मैं ख़ुद ही सोचता रहता हूँ ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो।
अब हाइड्रोजन कितने टाइम्स किसी दूसरी गैस से ज़्यादा फ्यूज़ या डिफ्यूज़ करती है। अगर आ जाए कि 2 टाइम्स मोर वो डिफ्यूज़ कर रही है, हाइड्रोजन को देखना है फ़िलहाल, मोलर मास कितना है 2 है, 2 टाइम्स का आपने स्क्वायर ले लेना। ये बात गौर से सुने आप, हाइड्रोजन 2 टाइम्स जिस भी अननोन गैस से वो कह रहे हैं, नीचे ऑप्शन दिए होते हैं, 2 टाइम्स का स्क्वायर लिया, 2 टाइम्स का स्क्वायर 4 है, आपने इस 4 को इस गैस से मल्टीप्लाई कर दें, उस गैस का मोलर मास 8 ग्राम पर मोल होगा। अगर हाइड्रोजन उससे 3 टाइम्स ज़्यादा फ्यूज़ या डिफ्यूज़ करती है तो 3 टाइम्स का स्क्वायर 9, उस गैस हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 18 ग्राम पर मोल। अगर वो 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स का स्क्वायर 16, सो 2 से मल्टीप्लाई 32, 5 टाइम्स 25 को 2 से 50। अगर हीलियम है फॉर एग्जांपल, अब हाइड्रोजन को फिक्स नहीं रखें, अगर हीलियम आ गया है तो आपने हीलियम का देखो 4 है इसका मोलर मास, 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स का स्क्वायर 16, 16 मल्टीप्लाई 4 64 ग्राम पर। ये वो फार्मूला है जो आप बड़ा जल्दी विद इन सेकेंड्स आपको MCQ सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। डिफ्यूजन से रिलेटेड जो फर्दर एग्जांपल्स में MCQ आता है जी, द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज एट एब्सोल्यूट ज़ीरो विल बी, क्या गैसेस की जो डिफ्यूजन है वो अनचेंज रहेगी, स्लाइडली डिक्रीज़ हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगा, ज़ीरो होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि एट एब्सोल्यूट ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है, ऑल टाइप्स ऑफ मोशन सीज हो जाती हैं, कोई जब मूवमेंट नहीं होगी तो डिफ्यूजन नहीं होगी, लिहाजा नो डिफ्यूजन, ज़ीरो ऑप्शन करेक्ट। विच हैज़ लोएस्ट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, डिफ्यूजन आ जाए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाए, आपने मोलर मास को फ़ौरन देखना है, क्योंकि मोलर मास का स्क्वायर रूट CRMS के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर ये 64, ये 28, ये 32, ये 71, जितना मास ज़्यादा होगा उतनी CRMS कम होगी। तो लोएस्ट किसकी है, जिसका CRMS ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये 71 का मोलर मास सबसे ज़्यादा है, लिहाजा इसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे कम होगी, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब देखें विच पेयर ऑफ गैसेस विल हैव द सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसमें आपने जब भी रेट ऑफ डिफ्यूजन या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात, तो आपने फ़ौरन इनके मोलर मासेस को चेक करना है। तो इनमें से कौन सा पेयर जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम होगा, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड का 28 ग्राम पर मोल, ये 44, ये भी दोनों डिफरेंट हैं, ये 28 और ये 20, ये दोनों सेम हैं, ये ऑप्शन हो सकता है, देख लेते हैं मज़ीद। N2O 28 + 16, ये 44 और ये भी 44, ये इन दोनों का भी सेम है, उनका भी सेम है, इनका भी सेम है, लिहाजा बोथ B एंड C, ये डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर का मतलब है कि आपने टेम्परेचर को काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करना है। काइनेटिक की क्वेश्चन आप जानते हैं, PV = 1/3 mc² बार। यहाँ से जो EK है वो 1/2 mc² बार, यहाँ हम छोटी क्लासेस में V², तो अब ये c² बार। ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है गैस मालिक्यूल्स की। तो इन टर्म्स ऑफ T जब हम फाइनल फार्मूला डिराइव करते हैं तो EK = 3R/2n है, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ है। यहाँ T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन टेम्परेचर, तो ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब एग्जाम्पल से ये हम देखते हैं कि क्या होगी। विच गैस विल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट STP, अगर उनके मोल्स इक्वल हैं। याद रखें गैसेस के मोल्स के हवाले से या उनके मोलर मैसेज के हवाले से या मैस के हवाले से, ये तीनों बातें डिफरेंट हैं। अब आप देखते हैं कि जब उनके मोल्स इक्वल होंगे तो फिर इनमें से किसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ये 2 ग्राम पर मोल, ये 28, ये 4, या सब के सब ऑल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखें जब मोल्स इक्वल होंगे तो उनके मालिक्यूल्स भी इक्वल होंगे, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर है। तो तमाम गैसेस जब उनका सेम टेम्परेचर रखा गया है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, क्योंकि उनके मालिक्यूल्स भी सेम हैं। तो लिहाजा डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। अब वहाँ मोल्स इक्वल थे, यहाँ आप देखें गौर करें कि वो कहते हैं इफ़ दे हैव इक्वल मैसेज,
जब तमाम गैस के मास एक जैसे ले लेंगे तो फिर उनके मोल्स की तादाद डिफरेंट होगी और मालिक्यूल्स डिफरेंट हो जाएंगे। फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी एसटीपी पर, वही हाइड्रोजन और हीलियम और नाइट्रोजन इनके मोलर मैसेज 2 ग्राम, 4 ग्राम, 28 ग्राम। तो अब आपने क्या करना है, इन तीनों गैसेस के मैसेज बराबर करें, वो जो सबसे हैवियर है उसके बराबर करें तमाम। तो इसको 14 से मल्टीप्लाई किया तो 28, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया 28, वो 28 है। तो तीनों मैस बराबर हो गए। इनके मोल्स फाइंड करें तो इनका ये मैस ओवर मोलर मैस 14 मोल्स हाइड्रोजन के हो गए, 7 मोल्स हीलियम के हो गए, 1 मोल नाइट्रोजन का हो गया। 14 मोल्स का है मतलब है 14 एवोगाड्रोस नंबर मालिक्यूल्स, 7 मोल 7 Na मालिक्यूल, 1 मोल 1 Na मालिक्यूल, 1 मोल STP 22.414 dm³ होता है। जितने मोल्स ज़्यादा होंगे, 1 मोल 22.414, तो जितने मोल 2 होंगे तो डबल हो जाएंगे 3 टाइम। जितने मोल्स ज़्यादा होंगे उतने नंबर ऑफ़ मालिक्यूल ज़्यादा होंगे, और जितने मोल ज़्यादा होंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। लिहाजा सबसे ज़्यादा मोल्स हाइड्रोजन के हैं, लिहाजा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाइड्रोजन की मैक्सिमम होगी। अगर इक्वल मैसेज हों तो फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी किस रेशियो में होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हीलियम और हाइड्रोजन है, तो इसमें देखें कौन सी रेशियो बनेगी। तो पहले हीलियम और हाइड्रोजन, ये तरतीब जहन में रखनी है। अगर हाइड्रोजन पहले हो तो फिर आप हाइड्रोजन का मोलर मैस पहले रखें। उसने ये रेशियो वाले पहले वाला पहले ही होते, ये 2 इस हीलियम का होगा, 1 हीलियम का होगा, 4 हीलियम का होगा, 1 हीलियम का होगा। अब 4 ग्राम पर मोल इसका है, 4 ग्राम उसका अगर है, ये दोनों का इक्वल कर लिया हमने, बड़ी के बराबर हमेशा छोटी वैल्यू को कर लेते हैं। तो 4/4 1 मोल, इसके 4/2 2 मोल्स। तो ये जो रेशो है वो 1:2 बनती है। तो मोल रेशो ही उनकी काइनेटिक एनर्जी की रेशो होती है। तो ये 1:2, डी ऑप्शन करेक्ट है। लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, यानी गैसेस को लिक्विड बनाना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। गैसेस में मालिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, लिक्विड में करीब करीब आ जाते हैं। यहाँ फोर्सेस नेग्लिजिबल, यहाँ इंटरमालिकुलर फोर्सेस होंगी तो लिक्विड बनेगा। लिहाजा गैसेस से लिक्विड की तरफ जाने के लिए हमें लो टेम्परेचर ताकि काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए, और हाई प्रेशर ताकि मालिक्यूल्स करीब करीब आ जाएं। लिक्विफेक्शन जो है वो जॉल थॉमसन इफ़ेक्ट के तहत होती है। याद रखें, आइडियल गैस को कभी भी लिक्विड नहीं बनाया जा सकता, बिकॉज इट हैज़ नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और लिक्विड के लिए शर्त है कि इट मस्ट पोजेस इंटरमालिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एक टेम्परेचर है जिसको इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। ये वो टेम्परेचर है एट विच अ गैस नाइदर शोज हीटिंग नार कूलिंग इफेक्ट, यानी इस टेम्परेचर पर ना वो हीटिंग शो करेगी ना कूलिंग। हाँ, इन्वर्जन टेम्परेचर से अबव चले जाएं तो हीटिंग इफेक्ट होगा, इससे बिलो आ जाएं तो कूलिंग इफेक्ट होगा। और ये भी याद रखें कि पोलर गैस को हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं नॉन पोलर गैस की निस्बत, क्योंकि पोलर गैस में पोलैरिटी की वजह से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव एंड्स होते हैं, और वो जल्दी दूसरे मालिक्यूल को अपने साथ, अब ये मालिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं। लिहाजा मोर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पोलर गैसेज आर इजीली लिक्विफाइड। अब लिक्विफेक्शन का इंक्रीजिंग आर्डर क्या है, तो ये सबसे मुश्किल हीलियम होगी, फिर उससे जल्दी हाइड्रोजन, फिर उससे जल्दी ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन CO2, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया और SO2। तो एक दो मेथड्स हैं जिससे हम गैसेस को लिक्विफाई करते हैं। लाइन्स मेथड है, कलार्ड्स मेथड है। अब ये जो लाइन्स मेथड है इसमें हाइड्रोजन और हीलियम को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, ये कलार्ड्स मेथड से होंगे। और लाइन्स मेथड में कितना कंप्रेसर जो है वो प्रेशर लगाता है, तकरीबन 200 एटमॉस्फेयर। अब ये क्रिटिकल कांस्टेंट्स मैंने लिख दिए हैं एक टेबल की फॉर्म में। क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल प्रेशर है, क्रिटिकल वॉल्यूम है। अब इसमें से क्रिटिकल टेम्परेचर की 2 वैल्यूज़ हैं, केल्विन में भी और सेंटीग्रेड स्केल में भी। आप एक वैल्यू जस्ट याद कर लीजिए, तरतीब से इंक्रीजिंग आर्डर है। तो ये हीलियम है तो 5.2,
और प्रेशर में क्रिटिकल प्रेशर 2.26 ATM और ये CM³ पर मोल में। अब यहाँ इस टेबल से आप पहले देख लें, ये हाइड्रोजन जो है 33.2, नाइट्रोजन 126.1, आर्गन 150.9, ऑक्सीजन 154.4, कार्बन डाइऑक्साइड 304.3 और जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की फॉर्म में ये केल्विन वाले हैं और ये डिग्री सी वाली वैल्यूज़ हैं। फ्रीऑन क्लोरोफ्लोरोकार्बन 111.55, ये डिग्री सी में अमोनिया है। फ्रीऑन की ये वैल्यू और फ्रीऑन की ये वैल्यू अमोनिया की है, ये क्लोरीन की है और ये सल्फ़र डाइऑक्साइड की है और ये वाटर वेपर्स की है। वाटर वेपर्स में पोलैरिटी सबसे ज़्यादा, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर सब, लिहाजा याद रखें जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसको हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। तो ऊपर से नीचे यानी ईज़ ऑफ लिक्विफेक्शन जो है वो जल्दी होती है, इंक्रीज़ होती है। तो सबसे मुश्किल से आप जो लिक्विफाई करेंगे वो हीलियम को करेंगे। तो यानी इतना डिक्रीज़ जो इतना कम टेम्परेचर अटेन करना बहुत देर लगेगी, बहुत मुश्किल होगा। तो ये इन वैल्यूज़ से पता चलता है कि कौन सी गैस को जल्दी लिक्विफाई किया जा सकता है और किसको देर से लिक्विफाई किया जा सकता है। तो ये वैल्यूज़ भी याद रखें। और ये जो VC है ये टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है 1 मोल का, वो ये वॉल्यूम है। इसमें आपने उसका मोलर मास को देखना है, जिसका मोलर मास कम होगा उसका ये तकरीबन ये VC भी जो है ना वो कम होता है। यानी इसके राउंड अबाउट ये वैल्यूज़, इनसे आप गेस कर सकते हैं उनके मोलर मास के हवाले से। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। आइडियल गैसेस को हम परफेक्ट गैसेस भी कहते हैं। ये वो गैसेस हैं जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, जनरल गैस इक्वेशन को अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ओबे करती हैं। तो याद रखें कि आइडियलिटी जो है वो नॉन पोलर नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और पोलैरिटी के इन्वर्सली है। जितनी गैस नॉन पोलर होगी उतनी आइडियलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें फोर्सेस बहुत वीक होंगी। और जितनी पोलैरिटी ज़्यादा होगी और साइज़ जितना ज़्यादा होगा उतनी आइडियलिटी कम होगी। अब यहाँ पर फिर मैंने एक स्केच बनाया है, ये स्केच भी आपको बड़ी हेल्प करेगा कि नॉन आइडियल बिहेवियर से आइडियल बिहेवियर की तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं तो याद रखें जैसे जैसे साइज़ कम आप लेते जाएंगे किसी गैस का, इधर SO2 है, फिर अगर CO2 है, अमोनिया है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो आप आइडियल बिहेवियर की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर किसी गैस में फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग हैं, दूसरी गैस में फोर्सेस वीक हैं और अगली फोर्सेस वीक हैं, तो आप डिक्रीज़ इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप नॉन आइडियल से किधर जा रहे हैं, आइडियल बिहेवियर की तरफ। इन डिफरेंट गैसेस आपके सामने हैं तो आपने उनमें ये चीज़ चेक करते जाना। अगर बाहर का प्रेशर जो है वो आप इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो मालिक्यूल दूर दूर होते जाएंगे, दूर दूर होने से उनके दरमियान जो एसोसिएशन है वो कम होती जाएगी, उनके इंटरलिंकिंग जो आपस में कम होती जाएगी, फोर्सेस कम होती जाएंगी। तो बाहर का प्रेशर यानी लो रखने से भी हम नॉन आइडियल से आइडियल की तरफ जाते हैं। इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी कम होती है, मालिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। इंक्रीज़ इन टेम्परेचर का मतलब है काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, उनकी मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो ये भी हाई टेम्परेचर पे चले जाएँ तो हम आइडियल बिहेवियर की तरफ जाते हैं। नॉन पोलैरिटी में इंक्रीज़ होना, ये भी आइडियल बिहेवियर की तरफ ज़्यादा। और फ्रीडम का मतलब है एक मालिक्यूल का दूसरे मालिक्यूल के साथ गैस में कोई लिंक नहीं है, सारे आज़ाद हैं। जितनी फ्रीडम ज़्यादा होगी मालिक्यूल उतना आइडियल बिहेवियर ज़्यादा होगा। गैसेस को चेक करने के लिए हम वो बॉयल्स लॉ चेक करते फिरें, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो जनरल गए। हम एक फैक्टर है जिसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, ये PV = nRT, दोनों तरफ nRT पे डिवाइड करें तो PV/nRT 1, इसको Z से शो करते हैं। दिस फैक्टर इज़ कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर n मोल्स ऑफ। अगर 1 मोल ले लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो Z = PV/RT। जिस गैस की ये वैल्यू 1 होगी वो गैस आइडियल होगी। अगर 1 से ज़्यादा हो या कम हो, दोनों सूरतों में वो गैस
नॉन आइडियल कहलाए। आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर में ये ग्राफ जो है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। मैंने इसको काफ़ी 3-4 चीज़ों के हवाले से समराइज़ किया है। अब अलॉन्ग एक्स एक्सिस इसमें प्रेशर लिया गया एटीएम में, और अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 मोल के लिए ये चीज़ें 0 डिग्री सी पर यह ग्राफ प्लाट किया गया है। 1 मोल गैस है, लिहाजा n छोटा यहाँ n स्मॉल 1 जो मोल को शो करता है वहाँ 1 है, तो PV/RT ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। ये जो रेड लाइन है ये शो करती है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 है, लिहाजा PV=RT ये आइडियल गैस इक्वेशन है, इसको ये फॉलो कर रही है, ओबे कर रही है। ये लाइन, ये गैस जो होगी ये आइडियल गैस के ये पाथ है, ये स्ट्रेट लाइन। अब बाकी कर्व्स जो हैं आपको नज़र आ रही हैं वो ऊपर और नीचे हैं, तो ये इनका जो बिहेवियर है ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से डिक्रीज़ हो जाना, लेस देन 1 हो जाना, ये हायर हो जाना, ये दोनों ये डेविएशन है आइडियलिटी से, आइडियल बिहेवियर से, लिहाजा दोनों नॉन आइडियल गैसेस कंसिडर होंगे। अब यहाँ पर जो z ग्रेटर दैन 1 है, ऊपर वाला जो पोर्शन है, इसमें इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ पर PV जो है वो ग्रेटर दैन RT है। ये ऐसा इसलिए हुआ है कि वॉल्यूम में जितना हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे जनरल गैस इक्वेशन के तहत, वो रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से उसमें इतना वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं हो सका। वॉल्यूम के बढ़ जाने से PV वाला जो ये टर्म है ये उससे RT से ज़्यादा है, लिहाजा इस पर गैसेस आर लेस कंप्रेसिबल। अब इससे जो नीचे वाली सिचुएशन है इसमें जितना हम एक्सपेक्ट करते थे कि वॉल्यूम में डिक्रीज़, उससे ज़्यादा वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया। इसकी वजह से Z जो है वो लेस देन 1 हो गया, इसको नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। PV यहाँ पर लेस देन RT होता है। यहाँ पर गैसेस मोर कंप्रेसिबल हो गए, अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया। तो ये दोनों केसेस जो हैं ये नॉन आइडियलिटी को शो करते हैं, सिर्फ रेड लाइन जो है वो आइडियल बिहेवियर को शो करती है। एक और अहम बात याद रखें कि आपको आ जाता है इनमें से कौन सी गैसेस हैं जिनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नेगेटिव नहीं होता, तो ये हाइड्रोजन और हीलियम का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नेगेटिव नहीं होता। बाकी का इधर है 100 डिग्री सी पर आप चले जाएं तो नाइट्रोजन का भी जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो ग्रेटर दैन 1 हो जाता है, सिर्फ CO2 रह जाती है 100 डिग्री सी पर हायर टेम्परेचर पर, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डेविएशन शो करती है। अब यहाँ पर एक और बात बड़ी अहम है कि यहाँ एक लम्हे के लिए तो ये आइडियल ये लाइन को टच कर रहे हैं, तो ये बाज़ कहते हैं जी ये बॉयल्स टेम्परेचर, ये बॉयल्स टेम्परेचर नहीं होता। बॉयल्स टेम्परेचर याद रखें वो होता है, मैंने यहाँ नीचे लिखा भी है, जो एक एप्रिशिएबल वैल्यू तक, प्रेशर की वैल्यू तक वो आइडियलिटी शो करे, और ये लो प्रेशर पर ही होता है। यहाँ पर अगर ये ग्रीन लाइन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसके इस आइडियलिटी के बिल्कुल साथ साथ थोड़े रास्ते तक ये मैच करती, तो हम उस टेम्परेचर को हम कहते हैं कि ये बॉयल्स टेम्परेचर है। तो वेरी लो प्रेशर पर ये Z जो है वो भी तकरीबन 1 के बराबर होता है। यहाँ पर भी जो गैस है वो आइडियल गैस बिहेवियर शो करती है। तो वो टेम्परेचर जिस पर कोई रियल गैस आइडियल गैस लॉ को ओबे करे, आइडियल बिहेवियर शो करे, लेकिन शर्त है कि एक लम्हे के लिए नहीं, ओवर एन एप्रिशिएबल प्रेशर रेंज इज़ कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर, इसको TB से शो किया जाता है। बॉयल्स टेम्परेचर का फार्मूला A/RB, ये जनरल गैस कांस्टेंट, ये वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स हैं। पॉजिटिव डेविएशन गैस शो करती है अबव TB और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं बिलो TB। मोर ओवर गैसेस आइडियल होती हैं लो प्रेशर पे और नॉन आइडियल होती हैं हाई प्रेशर पे। गैसेस आइडियल होती हैं हाई प्रेशर पे और गैसेस नॉन आइडियल होती हैं हाई प्रेशर पे। यहाँ पर आइडियल होती हैं हाई टेम्परेचर पे और नॉन आइडियल होती हैं लो टेम्परेचर पे।
लिहाजा प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतनी डेविएशन जो है आइडियल बिहेवियर से ज़्यादा होगी, और टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी डेविएशन कम होगी। अब यहाँ पर एक MCQ है कि डेविएशन ऑफ अ गैस फ्रॉम आइडियलिटी इज़ मैक्सिमम, कौन से वैल्यूज़ पर डेविएशन मैक्सिमम होगी? तो याद रखें लोएस्ट टेम्परेचर देखना है और हाईएस्ट प्रेशर देखना है। तो लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ पर है? ये माइनस वाली वैल्यू, इनको इग्नोर करें। इनमें से हाईएस्ट प्रेशर कौन सा है? हाईएस्ट प्रेशर ये 5 वाला है, तो ये ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेज यानी नॉन आइडियल गैसेज के लिए, नॉन आइडियल गैसेज कौन सी होती हैं? जिनके साइजेस बिग होते हैं, मालिक्यूल्स के, उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, पोलर नेचर होती है, लो टेम्परेचर पे वो होती हैं, हाई प्रेशर पे होती हैं, उनमें मालिक्यूल्स की फ्रीडम बड़ी कम होती है। अब वैन डर वाल्स ने वॉल्यूम करेक्शन में क्या किया? मैंने ये एक डायग्राम बनाई है, इसमें ये पूरे जो वेसल का वॉल्यूम उसको वी वेसल कहते हैं। और पहले तो यहाँ तमाम वेसल में जितना भी वो वॉल्यूम होगा वेसल का, ज़ाहिर है वही वॉल्यूम गैस का कंसीडर होता है। लेकिन जब हम हाई प्रेशर लगा देते हैं तो हाई प्रेशर में बड़ा कंप्रेसिबल वॉल्यूम हो जाता है गैसेस का। तो इस पूरी गैस का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो मैंने यहाँ ग्रीन शेड से VM एक्चुअल वॉल्यूम से शो किया है। इसका जो 4 टाइम्स है ये B है, इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं, इफ़ेक्टिव वॉल्यूम कहते हैं। ये हाईली कंप्रेसिबल स्टेट है, लेकिन ये जो B है ये लिक्विड फॉर्म में अभी नहीं है, ये गैसेस फॉर्म में ही है लेकिन हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में है। अब इस B को निकालकर जो बाकी वॉल्यूम बचता है इसको V फ्री कहते हैं। लिहाजा V वेसल 2 वॉल्यूम का सम है, V फ्री प्लस B, और यहाँ से V फ्री निकालें तो B उधर जाकर माइनस हो जाएगा वेसल से, V वेसल माइनस B। B जो है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस का 4 टाइम्स है। ये मैंने 4 यहाँ पर बनाए हैं डिब्बे ताकि आपको क्लियरली पता चले। और MCQ आ जाता है कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और इस VM की रेशो क्या होगी? तो ये 4:1 होती है। ये 4:1 भी आपने याद रखनी है। प्रेशर करेक्शन में जो आइडियल प्रेशर जिसको काइनेटिक प्रेशर भी कहते हैं, ये ऑब्जर्व्ड प्रेशर और लेसेंड प्रेशर के सम के बराबर होता है। लेसेंड प्रेशर जो है वो AN²/V² के बराबर है, लिहाजा ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो ये आइडियल प्रेशर P + AN²/V²। A यहाँ पर वैन डर वाल कांस्टेंट है। तो वैन डर वाल ने जो इक्वेशन लिखी थी वो क्या थी? N मोल्स के लिए P + AN²/V² × V - NB = nRT। यहाँ जहाँ N है वहाँ 1 पुट कर दें तो P + A/V² × V - NB = RT। ये जो वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स हैं इनकी बड़ी अहमियत है, इनकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। इनसे पता चलता है कौन सी गैस आइडियल है, नॉन आइडियल है। ए को कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं या अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमें आइडिया देता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस की मैग्नीट्यूड क्या है गैस के मॉलिक्यूल्स में। याद रखें जितनी ए की वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब है उतनी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा है। ए अगर इक्वल 0 है तो इसका मतलब है नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और नो फोर्सेस का मतलब है गैस आइडियल है। लिहाजा वैल्यू ऑफ ए ये भी बताती है कि जितनी वैल्यू ऑफ ए ज़्यादा होगी उतनी ईज़ ऑफ लिक्विफेक्शन भी ज़्यादा होगी, यानी वो जल्दी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो जल्दी उसको लिक्विफाई किया जा सकता है। बी जो है वो इफ़ेक्टिव वॉल्यूम है या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है या इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम पर मोल है। इट इज़ द मेजर ऑफ इफ़ेक्टिव साइज़ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इसकी वैल्यू में कॉन्स्टेंसी ये शो करती है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की अब इनकम्प्रेसिबल नेचर हो गई है। यूनिट्स ऑफ ए और बी ये भी MCQ के हवाले से बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों के कॉमन यूनिट्स भी हैं, SI भी हैं। ए का जो कॉमन यूनिट है वो ATM DM⁻⁶ पर मोल -2 यानी, और बी का जो कॉमन यूनिट है वो DM³ पर मोल। SI यूनिट में इसका न्यूटन मीटर की पावर 4, ये जो 4 है ये सिर्फ मीटर का है, न्यूटन अलहदा है, मोल -2, और SI यूनिट बी का मीटर क्यूब पर मोल है।
वैल्यूज़ ऑफ ए और बी जितनी ज़्यादा होंगी उतनी नॉन आइडियलिटी ज़्यादा होगी, उतनी आइडियलिटी कम होगी। अगर ए ज़ीरो हो जाए और बी ज़ीरो हो जाए तो फिर देखें क्या होता है। वैन डर वाल्स इक्वेशन में ए ज़ीरो पुट कर दें, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ पी रह जाएगा। यहाँ बी ज़ीरो पुट कर दें तो ये ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ वी रह जाएगा। तो पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, यानी ए और बी अगर ज़ीरो हो जाएं तो गैस आइडियल बन जाती है। तो ये बात MCQ के हवाले से याद रखनी। अब ये टेबल है जी वैन डर वाल्स कॉन्स्टेंट्स ऑफ सम गैसेस, जो ये भी आपको फैसिलिटेट करेगा। इसमें ए के हवाले से मैंने तरतीब दिया है। याद रखें जितना ये ए की वैल्यू कम होगी उतनी वो गैस ज़्यादा आइडियलिटी के करीब होगी। लिहाजा सबसे ज़्यादा आइडियल जो गैस है वो हीलियम है। इसका जो ए है वो ATM DM की पावर 6 मोल माइनस 2 में 0.0341 वैल्यू सबसे कम वैल्यू है। इसके बाद नियॉन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड है, फिर आर्गॉन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर मीथेन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है और फिर इसमें ज़ीनॉन है। इसके बाद अमोनिया है, फिर ईथीन है, फिर ईथेन है। और ये वैल्यूज़ जो बुक में इसकी वैल्यू गलत है, ये Cl2 नॉन पोलर है, बेशक बड़ा साइज़ है, लेकिन SO2 जो है वो पोलर है और सबसे ज़्यादा नॉन आइडियल जो है वो SO2 है। ये ए की वैल्यू हमारी टेक्स्ट बुक में गलत दी हुई है, तो इसको भी याद रखें। ये ऑर्डर आ जाता है तो इसको जहन में रखें। अब यहाँ पर अगर आप जो ATM DM की 6 और मोल माइनस 2 की वैल्यू को आप न्यूटन मीटर की 4 SI यूनिट में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इस वैल्यू को 0.101325 से मल्टीप्लाई कर दें। और DM क्यूब से अगर आप उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 पे डिवाइड कर दें, यानी 10⁻³ बनेगा उससे। और ये कुछ कांस्टेंट्स हैं, क्रिटिकल कांस्टेंट्स, इनकी वैल्यूज़ वैसे याद रख लें। तो ये ख़ासकर ये वैल्यू का क्रिटिकल जो वॉल्यूम को अगर आपने निकालना है तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को 3 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आपको हासिल होती है। प्लाज्मा स्टेट फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट है विलियम क्रूक्स, 1879 में उसने इसको आइडेंटिफाई किया। ये पूरी यूनिवर्स में 99% से भी ज़्यादा है। जो मैन मेड एग्जांपल्स हैं उसमें ज़्यादा फ्लोरिसेंट लाइट्स और नियॉन साइंस एट्सेट्रा। ये एक गैसियस मिक्सचर होता है जिसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स यानी एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाई टेम्परेचर पे इंटरनल इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में। ऐसा प्लाज्मा जिसकी एनर्जी 20,000 डिग्री सी है, इससे जो भी चीज़ टच करेगी वो वेपोराइज हो जाएगी। प्लाज्मा में से इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हो जाती है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री आयंस होते हैं। प्लाज्मा जो है वो सन से लेकर क्वार्क्स तक उनमें प्लाज्मा है। स्टार्स का जो स्टफ़ है वो भी प्लाज्मा है, उनकी शाइनिंग भी प्लाज्मा की वजह से है। और सन जो है वो 1.5 मिलियन किलोमीटर का बाल है, वो भी प्लाज्मा है। उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन से हीटिंग होती है। एनर्जी और स्टेबिलिटी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। प्लाज्मा की मेटास्टेबल स्टेट्स की एनर्जी कम होती है, लिहाजा वो ज़्यादा स्टेबल है। जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और सिलेक्टिविटी कम होगी। मैक्रोस्कोपिकली प्लाज्मा न्यूट्रल होता है। अब जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वो प्लूटोनियम और यूरेनियम पे कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आप भी हिम्मत करें, कोशिश करते रहें। मैं भी इंशाल्लाह जितना हो सका आपको फैसिलिटेट करता रहूँगा। वस्सलाम।